हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी की पाठ्यपुस्तक से कथा संकलन से पंचलाइट नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जिसमें उन्होंने बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण एवं मनोवैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया है। इस कहानी में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है और सभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से लिप्त है। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार की प्रेरणा अथवा संदेश दिया है। सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद में हुआ था। आपने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। समाजवादी विचारों का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया। बांग्ला भाषा और साहित्य में आपकी विशेष रुचि रही, जिसका प्रभाव आपके कथा साहित्य पर है। आपके कृतित्व से प्रभावित होकर सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन बिहार के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण आपने पद्मश्री तथा सरकारी आर्थिक सहायता को वापस करने की घोषणा की। पटना में रहकर स्वतंत्र लेखन करते हुए सन 1977 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। रेणु जी की ख्याति आंचलिक कथाकार के रूप में रही है। ऐसी कहानियाँ जिनमें किसी जनपद के जीवन, रहन सहन, भाषा, मुहावरे, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पर्व, उत्सव, लोक जीवन आदि को चित्रित किया जाता है, आंचलिक कहानियाँ कहलाती हैं। रेणु जी के कहानी संग्रह हैं ठुमरी, हाथ का जस और बात का सत, रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक और मेरी प्रिय कहानियाँ। रेणु जी की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं लाल पान की बेगम, ठुमरी, उच्चाटन, तीसरी कसम, पंचलाइट, प्रजासत्ता, आदिम रात्रि की महक, विकट संकट, तीर्थोदक, भित्ति चित्र की मयूरी। इनमें से तीसरी कसम पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल, परती पर कथा और दीर्घतपा आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें मैला आंचल हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु जी ने ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं को बड़ी कुशलता के साथ उजागर किया है। उनकी भाषा देशज होते हुए भी बड़ी मोहक और चित्रात्मक है। आंचलिक यथार्थ लाने के लिए ग्रामीण पात्रों के मुख से नित्य व्यवहार में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। सामान्य खड़ी बोली को बिहार के गांवों में जैसे बोला जाता है, उसी रूप में रेणु जी ने उसका प्रयोग किया है। आंचलिक मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को प्रभावपूर्ण और यथार्थ रूप दे दिया है। रेणु जी ने शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर हिंदी कथा शैली को नई दिशाएं प्रदान की है।
आंचलिक शैली के साथ रिपोर्टाज शैली का प्रयोग कर उसे एक नितांत मौलिक रूप दे दिया है। पंचलाइट कहानी में रिपोर्टाज शैली है, लेकिन उसमें आंचलिकता का पुट देकर कहानी की संवेदनशीलता और प्रभावोत्पादकता में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त कथा शैली, चित्रोपम शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि का प्रयोग भी आपकी कहानियों में दर्शनीय है। रेणु जी की पात्र योजना सशक्त एवं सार्थक होती है। प्रत्येक पात्र का अपना व्यक्तित्व होता है। वे पात्रों को कहीं दोहराते नजर नहीं आते। प्रभावी बिंबों की योजना द्वारा कहानी के वातावरण को चित्रोपम बनाने की कला में वे सिद्धहस्त हैं। आंचलिक कहानीकार के रूप में रेणु जी हिंदी में सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं। पंचलाइट कहानी के पात्र का परिचय। अगनू महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार। सरदार दीवान पंचायत के सदस्य। फुटंगी झा ब्राह्मण टोली का सदस्य। गुलरी काकी मुनरी की माँ। रुदल शाह गांव का बनिया। गोधन गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति जो मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी साधारण ग्राम वाला और गुलरी काकी की बेटी। कनेली मुनरी की सहेली। मुलगैन कीर्तन मंडली का सदस्य। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स को जिले गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए और बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं हैं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ी अगनू महतो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साँझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। गांव में निवास करने वाले विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक है महतो टोली। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने की जमा राशि से रामनवमी के मेले में इस बार पंचलाइट खरीदी। पंचलाइट खरीदने के पश्चात 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी जाती है। मेले से पंचलाइट की खरीदारी के बाद सभी खरीदार पंच गांव की ओर लौटे, जिनमें सबसे आगे अगनू महतो पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर आ रहा था और उसके पीछे पीछे सरदार, दीवान और पंच लोग। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, औरतें
एवं मर्द एकत्रित हो चुके थे और सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलैट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा। टीले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो आइए, पूरे 5 कौड़े में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आग के आगे धूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ी ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। गांव में पंचलैट आते ही बच्चे, औरतें और अन्य सभी लोग उत्साहित होते हैं और गांव की पंचायत का छड़ीदार अगनू महतो सभी लोगों को पंचलैट से दूर रहने की चेतावनी देता है। कहीं अधिक उत्साहित लोग पंचलैट को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दे। पंचलैट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करना शुरू करने लगते हैं। टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर पंचलैट पंचलैट की रट लगाने लगते हैं। इस प्रकार पूरी महतो टोली का वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल लेकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने तो आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है न भाई, रे गायलू तो दूहे कौन, लो मजा, अविष्कल कब्जे वाली चीज़ को कौन पाले। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कोट करेंगे, तुम लोगों का पंचलैट तो पहली बार दूसरे के हाथ से जला। न न न, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। महतो टोली के सभी लोग पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ जाती है कि पंचलैट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलैट जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी लोग पंचलैट की रोशनी में ही
सभी को फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलैट के न जलने से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। पंचलैट न जलने की खबर सुनकर राजपूत टोली के लोग ब्राह्मण टोली का मजाक बनाने लगते हैं। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन जलाता। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतरंग आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उनकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोली के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए। मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चधी चिन। कनेली मुस्करा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों का क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट चलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन को हुक्का पानी बंद कर रखा था। क्योंकि गोधन जो है रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था, परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई थी। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली द्वारा सरदार तक यह सूचना पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट चलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलैट जलवाया जाए, क्योंकि यह टोली की इज्जत व प्रतिष्ठा का सवाल है। अतः सरदार द्वारा गोधन को बुलवाने का आदेश दिया जाता है।
छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर चली गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने कहा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फेंकता फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट में सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जयध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहाँ सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जयध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है, परंतु वह नहीं आता। तत्पश्चात गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती है तो वह मान जाता है और पंचलैट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम वह पंचलैट में तेल भरता है और पंचलैट जलाने के लिए स्पिरिट मांगता है, परंतु पंच स्पिरिट खरीदना ही भूल जाते हैं। अब स्पिरिट न होने पर एक बार फिर टोले के लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। गोधन होशियार लड़का है। वह स्पिरिट न होने पर गरी अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलैट जलाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे पंचलैट जलने लगता है। पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठती है, जिसे देख सभी के चेहरे खिल उठते हैं। कीर्तन मंडली के लोग एक स्वर में महावीर स्वामी की जयध्वनि करते हुए कीर्तन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पंचलैट जलाकर गोधन सबका दिल जीत लेता है। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलैट को जला दिया था, उससे सभी प्रभावित होते हैं। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो जाता है। मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी गोधन को रात में खाने पर निमंत्रित करती है। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक जाती हैं।